अगर कोई क्वांटिटी है, कोई भी जो क्वांटिटी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 एग्जैक्ट वैल्यू प्लस माइनस कुछ कम ज़्यादा हो सकती है। तो अगर कोई वैल्यू है ए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू प्लस माइनस कुछ कम ज़्यादा। जो कम ज़्यादा जितना होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरर। तो इसको हम लिखते हैं ट्राइंगल ए, ट्राइंगल को बोलते हैं डेल्टा ए। ठीक है, जैसे टेम्परेचर टुडे इज 42 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.01 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। थोड़ा ये जो कहलाएगा, इसको ये कहलाएगा डेल्टा ए। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, डेल्टा ए। ठीक है, और एक होता है बेटा, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का एब्सोल्यूट एरर 0.01 है। सेकंड होता है बेटा रिलेटिव एरर। सेकंड होता है बेटा रिलेटिव एरर। तीन तरह का एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव का मतलब रेशियो होगा ये डेल्टा ए बाई ए। अगर मैं ये एब्सोल्यूट था, अगर आप इस टेम्परेचर का रिलेटिव एरर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, डेल्टा ए बाई ए, मतलब 0.01 अपॉन 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्ड होता है बेटा परसेंटेज एरर। थर्ड होता है बेटा परसेंटेज एरर, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0.01 अपॉन 42 इंटू 100%। तो तीन तरह का एरर होता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। किसी को कोई डाउट है तो पहले बताइए बेटा, अगर इसमें किसी को डाउट है तो। टाइप्स ऑफ एरर में तीन तरह का एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, अब एरर आता क्यों है, वाई द व्हाट इज द कॉज ऑफ एरर। एरर को सॉल्व कैसे करते हैं, एनालिसिस तो बाद की बात है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये आता है बेटा। हाँ, एरर के टाइप्स है बेटा, कि एरर एरर क्यों आ सकता है। ठीक है, तो एरर कौन कौन से तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट एरर होता है, एक रिलेटिव एरर होता है और एक परसेंटेज एरर होता है। ठीक है, तो बेटा कॉज ऑफ एरर, अगला टॉपिक है बेटा कॉज ऑफ एरर। बेटा सबसे पहला होता है सिस्टमेटिक एरर। सबसे पहला होता है बेटा सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो वही गलत है। जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसी में अगर कमी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेटा इसमें सबसे पहले ये तीन चार तरीके का होता है। इसमें सिस्टमेटिक एरर इज ऑफ, ऊपर का नोट हो गया बेटा, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर नोट हो गया सबका। हाँ, सिस्टमेटिक एरर बेटा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर डेल्टा, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में बेटा पहले टाइप होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर है मतलब सपोज आप एंगल मेजर कर रहे हो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट लिख, छोटी सी बात लेके चलते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें एंगल आपको चाहिए, एंड यू आर मेजरिंग, सपोज ये एंगल है, ये एंगल आपको मेजर करना था। तो एंगल मेजर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है डी। ठीक है, आपके डी ने रीडिंग दिखाई 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री, ये जो भी था। तो सपोज ये 64 था, आपने मेजर कर लिया 64 डिग्री। अब सपोज एक, अब ये डी गलत बनाओ तो डी में जो कट है वही गलत लगे हुए हैं। एक्चुअली में ये 40 डिग्री सेल्सियस था, ये 50 डिग्री सेल्सियस था, और ये 44 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जो रीडिंग डी में लिखी हुई थी वो 60 और 70 लिखी हुई थी। तो एरर आएगी नहीं आएगी। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट ही गलत बना हुआ है। आप वॉल्यूम मेजर करने के लिए आपने टेस्ट ट्यूब ली, सपोज टेस्ट ट्यूब पे कट लगाओ, ये 10 ml है, 15 ml का, ये 20 ml का। अब सपोज जहां 15 ml का कट है उसमें 17 ml पानी आता है वहां तक, तो 2 ml की वजह से एरर आएगी। मैंने तो टेस्ट ट्यूब में पानी यहां तक लिया 15 ml तक, लेकिन उसमें एक्चुअली 17 ml तक पानी आ गया, तो आपका 2 ml का एरर तो आएगा नहीं आएगा।
तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर बेटा हम कुछ भी नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंटल एरर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है बेटा? लिखिए पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, सच एरर अराइजेज ड्यू टू, such error arises due to imperfect calibration of the measuring instrument. Such error arises due to imperfect calibration of the measuring instrument. Such error arises due to imperfect calibration of the measuring instrument. ठीक है, ये सिस्टमैटिक का पहला टाइप था, सिस्टमैटिक का पहला टाइप था। क्या बेटा? इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन बना हुआ, इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है बेटा imperfection in experimental technique, imperfection in experimental technique। imperfection in experimental technique का क्या मतलब? हाँ, सिस्टमेटिक एरर का सेकेंड टाइप है imperfection in experimental technique। imperfection in experimental technique का क्या मतलब है बेटा? कि एवरीथिंग इज करेक्ट, आपको इंस्ट्रूमेंट भी करेक्ट मिला है, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अब थर्मोमीटर आप बचपन से यूज करते हो, ठीक है। जब आप छोटे थे तो थर्मामीटर कहाँ लगाते थे बेटा? आर्म पिट में, हाँ या ना? यहाँ पर थर्मामीटर लगाते थे। जब बड़े हो गए तो थर्मामीटर कहाँ डालने लग गए बेटा? माउथ के अंदर, है ना? यहाँ पर यूज करने लगे थर्मामीटर। ये एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे टेम्परेचर मेजर करोगे तो गलत आएगा। imperfection in the experimental technique, although the reason here is different कि बच्चा उसका मर्करी ना खा जाए इसलिए वहां लगाते हैं, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। आर्म पिट में कभी भी टेम्परेचर करेक्ट आता नहीं है। आर्म पिट का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस कम आता है, 1 या 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगर बच्चे को वो आर्म पिट वाला थर्मामीटर 99 डिग्री सेल्सियस बुखार बता रहा है तो एक्चुअली 100 बुखार होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा? तो इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मतलब आपको सपोज आपको एक करंट मेजर करना है, सर किसी रेजिस्टेंस बल्ब के थ्रू करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करने के लिए आप एमीटर लगाते हो। एमीटर के अंदर ऐसा सर्किट होता है, ये सर्किट अब आपने ऐसा सर्किट कनेक्ट कर दिया, एमीटर काम ही नहीं करेगा। एमीटर क्यों काम नहीं करेगा? आपके एमीटर भी ठीक है, बल्ब भी ठीक है, सेल भी ठीक है, इवन दो एमीटर इज नॉट वर्किंग, बिकॉज आपने बैटरी के नेगेटिव से एमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए? बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो करेक्ट, अब रीडिंग सही आएगी। लेकिन अगर आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया, आपको ये बात पता ही नहीं कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव से भी अंतर पड़ता है, तो रीडिंग गलत आएगी। तो इसे कहते हैं इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है या रीडिंग ले रहा है, उसे एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आता, उसे एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आता, ठीक है। तो लिखिए बेटा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर, दिस एरर अराइजेज व्हेन द ऑब्जर्वर don't know how to use the instrument perfectly, accurately. Such error arises when the observer या performer don't know how to use the instrument perfectly. सी, सिस्टमेटिक एरर का एक होता है बेटा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जो तुम हमेशा करते हो, कभी एक्सपेरिमेंट करने का मन ही नहीं होता, उसे कहते हैं पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में करा, सॉरी ऑनलाइन पढ़ा है आपने, तो
जब हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो हमें ना कनेक्शन को यहाँ पर तार टाइटली ज्वाइंट करना है, लेकिन बस कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही तार लपेट दिया, बस कनेक्शन टाइट ही नहीं करते। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया, 3.9 था उसे 4 ले लिया अपने आप राउंड ऑफ करके। आ रही नहीं आ रही? तो मतलब ये वो एरर है जो बंदे की अपनी गलती की वजह से आई है। एपरेटस भी सही जोड़ा है, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी थोड़ा केयरलेसनेस है, उसे कहते हैं पर्सनल एरर। थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से एरर आ जाती है। आपने कहीं जानबूझ के कैलकुलेशन छोटी करने के लिए राउंड ऑफ कर दिया, या आपने क्या किया बेटा, हाँ, तो बेटा लिखिए कहीं कनेक्शन लूज छोड़ दिया, तो वो होता है बेटा पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर लिखिए बेटा, सच एरर अराइजेस ड्यू टू इंडिविजुअल्स बायस, अपनी कमी की वजह से आते हैं। सच एरर अराइजेस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स बायस, ये एरर में किसी का कोई गलती नहीं है, करने वाले की गलती होती है। ठीक है, लाइक लूज कनेक्शंस comma carelessness while doing calculations, comma carelessness while taking observations, ऑब्जर्वेशन थी 3.93, आपने 3.92 नोट कर ली, बस ठीक है, या 3.94 नोट कर ली, 3.9 ही नोट कर ली। ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट जो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा था वो 3.93 दिखा रहा था। ठीक है, तो आपको सपोज 3.93 अपॉन 2 करना था, तो आपने 3.92 माना और अपॉन में 2 कर दिया, तो रीडिंग गलत हो गई ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हाँ, केयरलेसनेस इन नोटिंग द ऑब्जर्वेशन, इसी के ब्रैकेट में लिखना पैरेलैक्स एरर भी सही कहते हैं। जो आपको थर्ड वाला एरर बताया उसे ही क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एरर। फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हाट इज पैरेलैक्स एरर बेटा, केयरलेसनेस इन नोटिंग डाउन द ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज पैरेलैक्स एरर। इसका मैंने आपको पहले भी जिन्होंने लेंथ पढ़ा था उन्हें मैंने बताया होगा कि पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है। कि बेटा आपके पास ये एक स्केल है, ये 4 है, ये 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, this is the reading. All of you can blindly say that it is 4.7 centimeter, obviously it is, ये 4.7 सेंटीमीटर ही है, लेकिन अभी तो आप फ्रंट से देख रहे हो। while performing the experiment in the lab, अब कोई बंदा यहाँ साइड में खड़ा है, तो उसने इस पॉइंट की रीडिंग ली स्केल पे, तो ही विल नोट द रीडिंग एज 4.6। अब हमारी आंखें मुझे स्ट्रेट लाइन में देखती है ना, अगर बंदा इस तरफ खड़ा होगा तो he will note the reading as 4.8। ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक्चुअल रीडिंग इज 4.7। मतलब जब भी आपको रीडिंग लेनी है तो हमेशा फ्रंट साइड से लेनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। बच्चे जिस पोजीशन में खड़े होते हैं वहीं से देख लेते हैं, अच्छा 4.9 आ रहा है, 4.9 निकली। हमेशा रीडिंग कहाँ से लेनी चाहिए बेटा, फ्रंट साइड से। अगर आप साइड से रीडिंग लोगे तो हमेशा गलत आएगी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर में फिगर बना लेना, आपको क्लियर हो जाएगा पैरेलैक्स एरर क्या होता है। कि पैरेलैक्स एरर बताता था कि जब भी यू आपको रीडिंग लेनी है स्केल के अंदर या कहीं पर भी, तो आपको हमेशा उसके सामने खड़े होकर देखना है। अगर आप साइडवेज देखोगे तो एक एरर आएगा विच इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। आई थिंक सिस्टमैटिक एरर इज क्लियर टू ऑल। 3 टाइप्स बता दिए मैंने आपको, कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा। Anyone is having any doubt in the parallax error can ask. चैतन्य क्लियर है बेटा? ठीक है। दूसरा दूसरा होता है बेटा रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर है जिसका आप कुछ कर ही नहीं सकते, आएगी आएगी, यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन टू इट। आई एम टर्निंग द पेज, कोई नोट कर रहा है कुछ? आटा नोट कीजिए। हाँ बेटा, अगला है बेटा रैंडम एरर।
रैंडम एरर का आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप पूरी शिद्दत के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का है, लेकिन तब भी एरर आएगी, तब भी एरर आएगी, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। वाई देयर विल बी एरर, बेटा इस तब एरर क्यों आएगी? सपोज एक छोटी सी बात पकड़ के चलते हैं, आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि वोल्टेज इन द सर्किट इन योर हाउस होल्ड द वोल्टेज इज सप्लाइड एज 220 वोल्ट, पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया? बचपन से आपने पढ़ा है कि वोल्टेज सप्लाइड एट योर होम इज 220 वोल्ट, लेकिन अगर आपके घर में एसी है और एसी के बाजू में स्टेबलाइजर लगा हुआ है, एसी के बराबर सब में स्टेबलाइजर होता है, जस्ट फोकस ऑन द रीडिंग इन दैट स्टेबलाइजर। अगर उसके अंदर वोल्ट मीटर लगा होता है, हर स्टेबलाइजर के अंदर होता है वोल्ट मीटर, आजकल डिजिटल आते हैं जो 257 237 लिखा हुआ दिखाता रहता है, लेकिन जो पुराने हैं उसके अंदर ऐसे वाले होते हैं, ठीक है? तो जो बेटा वो निडल वाले होते थे, ऐसे वाले, ठीक, जिनके अंदर ऐसे निडल हिलती थी, आप उसमें रीडिंग नोट करिएगा, हमेशा 240 250 270 257 ऐसी आती है, 220 वोल्ट तो कभी आती नहीं है। इट कीप फ्लक्चुएटिंग, ये फिक्स है ही नहीं। मैं कहूँ चलो मेरे घर में 240 फिक्स है, 240 फिक्स नहीं है, ये हर सेकंड बदल रही है। जिनके घर में डिजिटल होंगे वो आराम से बता सकते हैं, जिनके घर में डिजिटल स्टेबलाइजर होगा वो आराम से बता सकता है ये बात, ठीक है? अदरवाइज आई कैन सेंड यू द वीडियो ऑल्सो आफ्टर दिस, स्टेबलाइजर की रिकॉर्डिंग करके मैं आपको भेज सकता हूँ कि उसके अंदर जो मेरा स्टेबलाइजर है उसमें डिजिटल रीडिंग आती है, सबके घर में डिजिटल होते हैं वैसे, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? तो स्टेबलाइजर की रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही है और आप 220 वोल्ट लेके कैलकुलेशन कर रहे हो, तो एरर आएगी आएगी। मैं 240 लेके भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता क्योंकि 240 भी फिक्स नहीं है, 250 लेके भी नहीं कर सकता, इट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो सपोज 240 वोल्ट थी, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे तब 250 वोल्ट चली गई, ठीक है? सेम टेम्परेचर पकड़ लीजिए आप, टेम्परेचर इज नेवर कांस्टेंट फॉर अ सिंगल सेकेंड एनीवे, कभी भी कहीं भी। हाँ बेटा बताइए। बेटा 220 वोल्ट आती नहीं ना हमारे घर में कभी, 240 250 वोल्ट आती है। स्टेबलाइजर लगाते क्यों है? क्योंकि हमारा एसी कैलिब्रेटेड है 220 वोल्ट के लिए, हमारे घर में 240 250 वो इसको 220 में कन्वर्ट करता है। बात समझ आ रही है यार? एसी लगाने का फायदा, स्टेबलाइजर का यही तो काम होता है, वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजर लगाया था, इसलिए इसका नाम स्टेबलाइजर है। आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग होती है, ठीक है? और इसीलिए हम उस एसी को कांस्टेंट वोल्टेज मिले, इसीलिए हम स्टेबलाइजर लगाते हैं, बस दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजर। हाँ, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें बेटा, तो टेम्परेचर इज नाइदर नेवर कांस्टेंट एनीवेयर। अभी 42.7 डिग्री सेल्सियस, अगले सेकंड 42.6 हो जाएगा, थोड़ी सी बर्फ पड़ गई, आंधी चल गई, 42 चला जाएगा। इट इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी सेकेंड। आप कौन से टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? आप सपोज पानी का टेम्परेचर नाप रहे थे 5 मिनट के लिए, पानी ठंडा होता जा रहा है धीरे धीरे, कौन सी रीडिंग लोगे? ठीक है, तो टेम्परेचर इज ऑलवेज चेंजिंग, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। गर्म करोगे पानी को तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, जरूरी थोड़ी 100 में मेंटेन रहेगा, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड द रैंडम एरर्स, ये आएंगी ही आएंगी, ठीक है? तो रैंडम एरर की डेफिनेशन लिखिए बेटा, रैंडम एरर की डेफिनेशन लिखिए। These error arises due to these error arises due to random and unpredictable fluctuations. These error arises due to random and unpredictable fluctuations in the experimental conditions. These error arises due to random and unpredictable fluctuations in the experimental conditions. Example: fluctuation in voltage, temperature, etc. प्रेशर चेंज होता रहता है हर टाइम, है ना? थर्ड टाइप इज these error arises due to random and unpredictable. Yes beta, I am repeating the definition again.
These error arises due to random and unpredictable fluctuations in the experimental conditions. Example, fluctuation in voltage and temperature, etc. Example, fluctuation in voltage and temperature, etc. अब सपोज यू आर हाई लेवल साइंटिस्ट, आपने एक ऐसा एक आर्टिफिशियल कंडीशन बना रखी है जिसमें वोल्टेज 220 वोल्टेज आ रही है, ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट करना भी आता है, सारे इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, तब भी एरर आएगा। सब कुछ परफेक्ट है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लें कि सब कुछ परफेक्ट है, इवन दो देयर विल बी एरर, which is called the least count error, which is called least count error. लीस्ट काउंट एरर का मतलब है छोटे का कोई लिमिट, छोटे की कोई लिमिट नहीं होती। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटा होता है कौन सा बेटा, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटा होता है मतलब ये होता है 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻³ मीटर, 10⁻�6 मीटर, nm नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻A0, 10⁻⁻10 मीटर, pm 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, छोटी की कोई रेंज ही नहीं है। अब है क्या बेटा, लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है, सपोज आपके पास एक नॉर्मल स्केल है जो सेंटीमीटर स्केल आप घर में यूज करते हो, भावना समझना बेटा, ये आपके पास एक नॉर्मल स्केल है, व्हाट इज दिस रीडिंग, आप बता ही नहीं सकते। अगर रीडिंग 1 mm से छोटी चली गई, 1 mm से छोटी चली गई, इनके बीच में फंस गई ना, तो सपोज दिस इज एक्स, तो एक्स इज लाइंग बिटवीन 4.6 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर, 4.6 और 4.7 के बीच में लेकिन कितनी है, 4.62 है, 4.623 है, 4.6233 है, भाई इनके बीच में तो करोड़ों करोड़ नंबर आ सकते हैं, 4.62 आ सकता है, 4.662 आ सकता है, 4.663 आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है। ये बीच वाली रीडिंग है कितनी, क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल स्केल होता है वो 1 mm से छोटी रीडिंग को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता, दिस इज इट्स एरर, ऐसी रीडिंग में वो एरर देगा ही देगा। सेम अगर आप डी को लेके चलें तो डी क्या है बेटा, अगर ये आपका 90 डिग्री है, ये 89 डिग्री है, ठीक है, अगर ये रीडिंग फंस गई तो ये है कितनी, मैं तो नहीं कह रहा 89.5 है कितनी, क्या ये डी से नाप सकता है, नहीं नाप सकता, तभी तो मिनट और सेकंड, जैसे डिग्री की छोटी यूनिट थी मिनट और सेकंड, है ना, तो क्या आपने कभी देखा है कि डी ने कभी मिनट में रीडिंग दे दी हो, नहीं दे सकता, डी कैन, प्रोटेक्टर कैन नेवर गिव द रीडिंग इन मिनट एंड सेकंड, मिनट और सेकंड, क्योंकि डी की एरर है। हर इंस्ट्रूमेंट में क्या है बेटा, मैं जितना मर्जी एक्यूरेटली पर इंस्ट्रूमेंट बनाऊं, उससे छोटी रीडिंग हो सकती है जो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं नाप सकता, तो वो होती है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है बेटा, लीस्ट काउंट का मतलब होता है इट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग, इट इज द smallest reading which an instrument can measure accurately, can measure accurately। जैसे नॉर्मल स्केल का कितना होता है 1 mm, नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है 1 mm, नॉर्मल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट कितना होता है 1 डिग्री, इससे अगर छोटी रीडिंग हुई तो वो उसे एक्यूरेटली नहीं नाप सकता, ठीक है, एंड सच एरर अराइजेस बिकॉज ऑफ लीस्ट काउंट आर कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। नहीं आया बेटा, लीस्ट काउंट क्या होता है, एक सबसे छोटी रीडिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट
एक्यूरेटली नाप सकता है, लेकिन अगर रीडिंग उससे भी छोटी हुई तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको एरर देगा ही देगा। सेंसर एरर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। और छोटी की कोई लिमिट नहीं है। सपोज मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट बना लूँ जिसका लीस्ट काउंट 1 mm है, जो 1 mm की 1 माइक्रोमीटर है। 1 mm तो नॉर्मल स्केल का है ही, 1 माइक्रोमीटर है, और रीडिंग अगर नैनोमीटर में हुई तो तब भी एरर आएगी। मैंने बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनाया जो नैनोमीटर की रीडिंग मेजर करता है, एंगस्ट्रॉम वाली एरर आएगी। एरर हमेशा आएगी आएगी। तो लीस्ट काउंट एरर का कोई हल नहीं है दुनिया में, लीस्ट काउंट एरर का कोई हल है ही नहीं। टाइप्स ऑफ एरर क्लियर है बेटा? जल्दी बता दीजिए, टाइप्स ऑफ एरर क्लियर है बेटा? ठीक है, अब लिखिए बेटा हेडिंग प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। दो टर्म एरर खत्म हो गया, कॉजेज ऑफ एरर खत्म हो गया, दो टर्म्स और है बेटा, फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू टैकल एरर। हाँ, दो टर्म और समझ पता होनी चाहिए बेटा, एक टर्म होती है प्रिसीजन और एक टर्म होती है एक्यूरेसी। इसके अलावा इसमें राउंड ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह है, जो टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा। राउंड ऑफ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे। नहीं बेटा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना ये। केमिस्ट्री चैप्टर 1 चल रहा है, कौन सा चल रहा है आपका? हाँ, तो जब चैप्टर 1 पढ़ाएंगे ना केमिस्ट्री के अंदर, तब आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी भी दोबारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली केमिस्ट्री का टॉपिक है, पता नहीं फिर इसमें क्यों डाल रखा है। राउंड ऑफ करना तो आप वैसे भी आपको आती है, 4.23 को 4.2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका केमिस्ट्री में डिटेल में आएगा, राउंड ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ बेटा, अब देयर आर टू टर्म्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बेटा अंतर समझने की कोशिश करना। देयर आर थ्री टीम्स ए बी सी। There are three teams in a school ABC and they are trying to calculate the value of G and you know the answer is 9.82 approx. ठीक है, पर उन्हें एक्सपेरिमेंट मेजर करना है, उन्हें ये वैल्यू मेजर करनी है। तो टीम ए गई, टीम ए कम विद द रीडिंग 2.81, 2.82, 2.813, 2.821, 2.81, 2.816। टीम ए ने रीडिंग ली और जी का वैल्यू ये मेजर कर दिया। टीम बी गई, इसने 4.8, 9.8, 1, 5.2, 4.83, 9, 10.1 ऐसी रीडिंग लेकर आ गई कि जी का वैल्यू इतना है। टीम सी गई, इट कम विद द रीडिंग 9.82, 9.821, 9.819, 9.83। टीम सी ये रीडिंग लेकर आई। ठीक है, तो बेटा इनमें से कौन सी रीडिंग प्रिसाइज है, एक्यूरेट कौन है, ए बी या सी? सी इज द एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर के पास में आ रहा है। दिस इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस with the true value, exact value या true value। accuracy refer to the closeness of observations with the true value। ठीक है, accuracy refer to the closeness of observations with the true value। ठीक है, जबकि तो ये वाली रीडिंग एक्यूरेट है, ये दोनों एक्यूरेट नहीं है। प्रिसीजन का मतलब भाड़ में गया, इसकी वैल्यू कितनी है। प्रिसीजन को कोई लेना देना नहीं है कि आंसर ट्रू वैल्यू के पास आया या नहीं आया। प्रिसीजन का मतलब है रीडिंग आपस में पास पास है या नहीं। ये सारी ऑब्जर्वेशन आपस में पास पास है, आया ना, तो ये आंसर प्रिसाइज है। ये आंसर क्या आपस में पास पास है? नहीं। ये रीडिंग आपस में पास पास है, यस। तो प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन अमंग देमसेल्फ। ट्रू वैल्यू से कोई मतलब नहीं है उन्हें कि क्लोजनेस ऑफ, अगर ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू के क्लोज है तो वो एक्यूरेसी रेफर करती है, और अगर ऑब्जर्वेशन आपस में पास पास है तो इट रेफर टू द प्रिसीजन।
तो प्रिसीजन रेफर टू द closeness of observations among themselves, आपस में ऑब्जर्वेशन कितनी क्लोज है। प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस अमंग themselves, कि ऑब्जर्वेशन आपस में कितनी क्लोज है, दैट इज द प्रिसाइज